नमस्कार सभी बच्चों को। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और आज हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति पार्ट नंबर 9 एनसीईआरटी बुक से है, कक्षा 11वीं का चैप्टर। इसमें जो कंटेंट इस्तेमाल किया गया है उसमें कुछ इमेजेस हैं जो गूगल की सहायता से इसको तैयार किया गया है और एनसीईआरटी की बुक से कंटेंट लिया गया है। तो बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति क्या है और ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच जो उद्योग विकसित हुए या उद्योगों का जो प्रचलन सामने आया और अर्थव्यवस्था में जो एक ट्रांसफॉर्मिंग हुआ, रूपांतरण हुआ, उसके दो प्रथम पदों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो इसमें आप ये कंटेंट आप देख रहे हैं, इसमें जो इमेजेस में दिखाया गया है कि जो औद्योगिक क्रांति के कारण किस तरह से मशीनों का प्रचलन हुआ और इसके कारण वहाँ के जो सामाजिक और आर्थिक में क्षेत्र में बदलाव देखा गया। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। जब ये औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई तो ब्रिटेन में आने के बाद उसमें ऐसे क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, तो उस पर हम बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति से नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों के प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिल गया था। जो बड़े बड़े जो काम होते थे अब मशीनें आ गई थी। इस मशीन के आने के कारण वो काम अब मानव को बहुत आसानी से करने को मिल गया। अब वो बड़ी बड़ी मशीनों को हाथ से ना चलाकर बड़े बड़े कामों को हाथ से ना करके मशीनों के माध्यम से करने लगा था। औद्योगिक क्रांति से यातायात संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसमें ऐसा नहीं कि खाली उद्योग में ही उसका विकास देखने को मिलता है, उद्योगों के साथ साथ यातायात में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सामान जो वहाँ से निर्मित होता था उद्योगों में उसको ले जाने के लिए भी यातायात की भी आवश्यकता होने लगी, संचार के साधनों की आवश्यकता होने लगी। तो इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए नए नए आविष्कार किए गए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों का विकास हुआ जिससे कि कम समय पर सामान को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक पहुँचाया जा सके। उसके साथ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। क्यों मिलने लगी? क्योंकि कोई वस्तु थी जिसको बनाने में, हाथ से बनाने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन जब उद्योग बढ़ने लगे, उद्योगों का जब विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति जब आई, तो उस औद्योगिक क्रांति के कारण, मशीनी युग के आने के कारण उस वस्तु को कम समय के अंदर निर्मित किया गया और सुख की वस्तुएँ उसे आसानी से मिलने लगी। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए। जब धीरे धीरे मशीनी युग आने लगा, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, औद्योगिक क्रांति आई, तो उसके कारण कच्चे माल में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि उन वस्तुओं को निर्माण में जो समय पहले ज़्यादा लगता था इसलिए उसकी डिमांड कम होती थी। अब जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े बड़े उद्योगों में चुटकियों में काम होने लगा, तो इस तरीके से कच्चे माल की डिमांड बढ़ने लगी और इसी ने ही कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार को एक नया रूप दिया। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। जो बैंकिंग सिस्टम है उसका भी विकास हुआ। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ये बैंक का है। इसमें बैंक के जो कुछ कर्मी हैं ये नीचे बैठे हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं। और ये जो बहुत ही बड़ा जो भव्य जो ये बैंक है, ये वहाँ का है, ये लंदन का, ब्रिटेन का है, तो उसका एक चित्र इसमें लिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से एक बैंक का निर्माण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके लेन देन के लिए पैसे का जो मुद्रा का प्रचलन कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसके लिए इस संस्था की आवश्यकता हुई जिसको बैंकिंग प्रणाली कहा गया। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, इसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या पड़े? देखो, कोई भी चीज़ है जो हमारे सामने आती है क्रांति के माध्यम से या नया आविष्कार होता है तो उसके कुछ ना कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं, कुछ उसके गलत पहलू भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से नकारात्मक प्रभाव थे, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट थे, गलत प्रभाव थे, कौन कौन से थे। इससे क्या हुआ, जो ग्रामीण जो लोग थे वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे। अब उन्होंने अपने जो गाँव था उसको छोड़ दिया था, जो उनकी मातृभूमि थी या मूल जो भूमि थी उन्होंने वहाँ से उसका पलायन कर दिया था। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास की समस्या, ये बड़ी समस्याएं पैदा होने लगीं। जब धीरे धीरे शहरों की ओर लोग अपना रुख करने लगे तो यहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी, और जब जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, पानी की व्यवस्था कैसे हो,
और आवास यानी कि रहने की जो समस्या ये उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जो अधिक जनसंख्या वहाँ पर अब पहुँचने लगी थी शहरों में। स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। ये जब फैक्ट्रियों के अंतर्गत आप देख रहे हैं बच्चे हैं, इन बच्चों को जब फैक्ट्रियों के कार्य में जब लगाया गया तो इस तरीके से उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका जो शारीरिक जो मानसिक स्तर था वो बहुत ही कमज़ोर था। इसलिए उनको फैक्ट्री में काम करने पर उनका बहुत ही नुकसान उनको भुगतना पड़ा। और स्त्रियों पर भी ऐसे ही हुआ, जो महिलाएं थीं उनके जो स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। घरेलू व कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त हो जाना। जब नए नए उद्योग होने लगे तो उसके कारण जो घरेलू जो कुटीर जो छोटे छोटे जो धंधे थे, जो लोगों के जो व्यवसाय था, वो औद्योगिक क्रांति के आने के कारण समाप्त हो गया था। क्यों हुआ? क्योंकि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई तो उनमें जो माल जो बनता था, जो उत्पादन होता था, वो अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी जल्दी समय में तैयार होता था। जो लघु कुटीर उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उसमें जो वस्तु बनती थी वो कम समय ना होकर अधिक समय में बनती थी और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस तरीके से उन उद्योगों को अब समाप्त कर दिया गया था या समाप्त होने की कगार पर वो आ गए थे। समाज इस तरीके से अब दो वर्ग में विभक्त हो गया था, दो भागों में बट गया था। एक उद्योगपति जिसको पूंजीपति वर्ग कहते हैं, दूसरा है सर्वहाराभागी जिसके अंतर्गत मजदूर वर्ग आते हैं। तो इस तरीके से अब समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गए थे। पहला कौन सा है? उद्योगपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग कहाँ और कैसे किसके द्वारा किया गया, इस पर हम बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का जो शब्द है ये यूरोपीय विद्वान जॉर्जेस मिशले जो फ्रांस के थे और फ्राइडेरिक एंजेल जो जर्मनी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक अर्थशास्त्री आर्नल्ड टॉयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1720 के बीच में हुए। जो औद्योगिक परिवर्तन आए ब्रिटेन के अंतर्गत 1760 से 1820 यानी कि पूरे जो 60 साल के बीच में जो भी परिवर्तन हुए औद्योगिक विकास के अंतर्गत, उसके लिए आर्नल्ड टॉयनबी ने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो इसका प्रयोग उनके माध्यम से पहली बार किया गया था। फिर आगे चलकर इस शब्द को जॉर्जेस मिशले जो फ्रांस के थे और जो फ्राइडेरिक एंजेल जो जर्मनी थे, इनके द्वारा शब्द का इस्तेमाल किया गया। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इनके सबसे पहले एक्सपीरियंस किसके माध्यम से किया गया? ब्रिटेन के माध्यम से। तो हम ये इस बात को भूलना नहीं हमें कि औद्योगिकरण का जो सबसे पहले जो अनुभव या पहला औद्योगिकरण देखा गया वो कहाँ देखा गया? ब्रिटेन में। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, इन सब के कारण इस पर मुद्रा का एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग होना, ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। जब जब औद्योगिकरण का इसमें अनुभव किया गया ब्रिटेन के अंतर्गत, तो इन सब चीज़ों की डिमांड बनने लगी, इसमें नए नए बदलाव आने लगे राजनीतिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था के अंतर्गत। और जो वहाँ की मुद्रा प्रणाली थी, जो करेंसी जो सिस्टम था, उसको कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाया जाए, बाज़ारों का किस तरह से निर्माण किया जाए, इस सब की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इसके कारण वहाँ पर फिर मूलभूत परिवर्तन किए गए बाज़ारों के माध्यम में और उनके राजनीतिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में। कृषि क्रांति, तो यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए थे और गांव के सार्वजनिक भूमि को अपने कब्जे में कर लिया था और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। कहने का तात्पर्य है कि कृषि क्रांति ऐसी क्रांति जो कृषि के क्षेत्र में नए नए बदलाव को देखा गया। अब वो कैसे देखा गया? जो छोटे छोटे जो गांव के आसपास की जो भूमि थी, वो वहाँ के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों ने उनको अधीन कर लिया, उनको खरीद लिया या फिर उस पर कब्जा कर लिया, जिस पर कोई किसी का अधिकार नहीं है, उसको अपने अंडर में करके वहाँ पर अब बड़ी बड़ी भूमि को बनाकर उस पर खेती की गई। और उस खेती जब उन पर जब भूमि ज़्यादा हो गई तो उसके लिए उन्होंने नए नए साधन बनाए गए, उसमें नए नए
मशीनों को प्रयोग किया गया जिससे कि कम समय के अंतर्गत उस पर खेती की जा सके, और खेती अगर हो जाए तो उसको कैसे उसको काटा जाए, किस तरीके से उसको बाजार तक पहुंचाया जाए। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह के व्यक्ति घोड़े की सहायता से और ऊपर बैठकर इन फसलों को काट रहा है। तो ये भी एक अच्छा एक उसमें उदाहरण है, इसको आप देख सकते हैं। ये व्यक्ति किस तरीके से खेत की सफाई कर रहा है, इसको जोत रहा है मशीन पर बैठकर। बहुत ही कम समय में अब कार्य होने लगा था। तो ये सब क्या थे, कृषि क्रांति थे, ऐसी क्रांति जो कृषि क्षेत्र में हुई थी। लंदन का महत्व। अब लंदन का महत्व क्यों बढ़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि क्या है ऐसा, क्योंकि भी जब ब्रिटेन के अंतर्गत जब इस तरीके से बदलाव देखने को मिला तो उस बदलाव में क्या क्या हुआ, वहाँ पर औद्योगिकरण के कारण नए नए विकास होने लगे, और विकास के साथ साथ इसमें काफ़ी कुछ नए नए चेंजिंग होने को देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में। अफ्रीका में वेस्ट इंडीज के बीच में त्रिकोणीय व्यापार केंद्र बना। अब ये त्रिकोणीय व्यापार केंद्र क्या था, ये जैसे हमारे भारत का नक्शा है, इस तरीके से एक विश्व का नक्शा होता है। यहाँ पर इस विश्व के नक्शे में ये यूरोप है, और यहाँ पर अफ्रीका है, और इधर अमेरिका के इधर साइड में जो वेस्ट इंडीज है, इनके बीच में ये इस तरह का जो ट्रायंगल है, जो व्यापार है, जब इनके बीच में जो व्यापार होता था तो इस तरह की जो शेप को, इसको क्या कहा गया, त्रिकोणीय व्यापार केंद्र। मतलब कहने का अर्थ यह है कि लंदन से यहाँ पर विकास देखने को मिलता है, यहाँ से औद्योगिकरण हुआ, यहाँ से उत्पादन को आयात और निर्यात किया जाता था। इस तरह से ये जो रूप जो बना, इसको त्रिकोणीय व्यापार केंद्र के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के कारण गांव से आए गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध उद्योग स्थापना हेतु ऋण राशि उपलब्ध करने के लिए बैंक और अच्छी परिवहन व्यवस्था की मांग करने लगे। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात है, जब औद्योगिकरण होगा तो उनके पास कुछ पैसा आएगा, और उस पैसे को रखने के लिए उनको बैंक चाहिए, और जिनके पास पैसा नहीं है, अब उनको अपना कोई नया उद्योग लगाना छोटा मोटा, तो उसके लिए भी उनको आप पैसे की आवश्यकता होगी, और पैसा कहाँ से मिलेगा, वो भी बैंक से मिलेगा, बैंक से ऋण लेकर। तो इस सब की व्यवस्था के लिए वहाँ पर एक नया बदलाव देखने को मिलता है। ये भी एक औद्योगिकरण का एक ही रूप है, जिससे अच्छी परिवहन व्यवस्था भी होगी, और उनके रहन सहन में बदलाव होगा, और नए नए उद्योग भी लगेंगे। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। ये जो आप देख रहे हैं चित्र में, ये एक धमन भट्टी है, जिसमें एक तरफ क्या है कि ठोस अपशिष्ट बाहर निकलता है, और एक तरफ क्या है, कच्चा अवशिष्ट निकलता है। कैसे निकलता है, कच्चा अवशिष्ट निकलता है। जब इसमें जो चूना पत्थर और जो कोक और अयस्क जो मिलाया जाता है, जो लोहा अयस्क होता है, उसको ऊपर से डालने पर इसको टेम्परेचर पर रखकर इसके माध्यम से इसको छान कर इसके अंदर दो तरीके से पदार्थ निकलते हैं, एक ठोस में एक कच्चे में। तो इस तरीके से इस धमन भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, अब्राहम डर्बी के द्वारा। और उसके बाद द्वितीय डर्बी, जो इनके बाद जो दूसरे डर्बी हुए, उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवाकर लोहे का विकास किया। और उसके बाद जो तीसरे डर्बी थे, 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल इनके द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, जो तृतीय डर्बी थे, पहली बार विश्व में पहली बार लोहे का पुल बनाया गया, किसके माध्यम से, तृतीय डर्बी के द्वारा। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें ये क्या है कि किस तरीके से लोहे को बनाया जा रहा है। आप इस चित्र में देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें ये जो किस तरीके से बना रहे हैं ना, इसमें ये जो पतली पतली शीट इनके हाथ में लग रही है, ये लोहे को किस तरह खींच रहे हैं, और ये जो यहाँ पर कैसे इसको काट रहे हैं, ये धमन भट्टी का चित्र बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ इसमें पतला करके इस मशीन के माध्यम से, ये भी धमन भट्टी का चित्र है। तो ये सारे चित्र में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोहे का निर्माण किया जा रहा है। भाप की शक्ति का प्रयोग। अब बात करेंगे भाई, जब बड़े बड़े उद्योग लग गए, तब उद्योग लगने के बाद उद्योगों से जो निर्मित माल है उसको कैसे बाहर तक ले जाया जाए, या वहाँ पर जो खान है, जो माइंस हैं, उनसे वस्तुओं को कैसे गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाए वहाँ से निकाल कर। तो ब्रिटेन में ये भाप की शक्ति का प्रयोग हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था, और इस उद्योग में जो बढ़ रहा था उत्पादन, उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इस भाप के इंजन ने निभाई। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति,
काफ़ी तेज़ हो गई। ब्लेचर 1804 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा बनाया गया एक रेल का इंजन भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया। कहने का तात्पर्य है जो माइंस इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले इस भाप के इंजन का जो निर्माण करके उस भाप की शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया गया, ताकि उस जो खनन में जो वहाँ पर जो खनन कार्य किया जा रहा है उसको उस स्थान से गंतव्य स्थान पर पहुँचाया जा सके। 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रेडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल बनाई गई। इटली में इंग्लैंड में सबसे पहले जेम्स ब्रेडली के द्वारा एक नहर बनाई गई जिसका नाम था वर्सली कैनाल। जो आप चित्र में देख रहे हैं ये क्या है, एक वर्सली कैनाल है। एक कैनाल मतलब नहर, और किसके माध्यम से बनाई गई है? जेम्स ब्रेडली के द्वारा। इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारण से शहर तक ले जाने के लिए किया जाता था। 1788 से 1796 ईस्वी तक 8 वर्षों की अवधि को नहरोन्माद के नाम से जाना जाता है। अर्थात नहरोन्माद का अर्थ यह हुआ कि नहरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना। तो ये 8 वर्ष की जो अवधि थी इसमें नई नई नहरों का निर्माण किया गया, नई नई नहरों को बनाया गया ताकि वो परिवहन का एक सस्ता साधन बन सके। और जो कोयला है, कोयला जो भंडारण है, वहाँ से कोयला निकालकर इन नहरों के माध्यम से उसको दूसरे जगह पर आसानी से और कम दाम में या कम लागत में या कम खर्चे में इस यातायात के माध्यम से पहुँचाया जा सके। 46 नहरों के निर्माण की नई परियोजना हाथ में ली गई इसी समय, और 46 नहरों को निर्माण किया गया। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। धन, माल, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादन कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि हुई। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रतिभाशाली जो व्यक्ति थे वहाँ के, उन्होंने इस क्रांतिकारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई आविष्कार किए और नई नई सेवाओं का उन्होंने निर्माण किया जिससे कि उस औद्योगिक क्रांति को और तेज किया जा सके। तो धन्यवाद आज के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार सभी को। अब इसका अगला जो पार्ट है औद्योगिक क्रांति का, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।